एक अनुमान है कि इस बार का जो 2021 का बजट होगा, वो शायद ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि कड़वी दवा के रूप में होगा। हुँ, सरकार को रिसोर्स मोबिलाइज़ करने के लिए कई तरह के टैक्सेज़ लगाने पड़ेंगे, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो इसके बारे में 2 तरह की राय सुनने को मिल रही है। एक राय तो कुछ शास्त्र के जानने वालों का मानना है, आर्थिक विशेषज्ञों का, कि सरकार को एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइज़ करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट पर जोर देना चाहिए हुँ। और एक अलग डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाना चाहिए, जो कि अटल जी के ज़माने में बना था और बाद में जब यूपीए की सरकार आई तो उसको खत्म कर दिया गया। तो आपको क्या मानना है कि क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट करके और नवरत्न कंपनियों को निजी हाथों में सौंप के संसाधन जुटाना मुनासिब है? और इससे देश की इकोनॉमी या वेलफेयर स्कीम्स और बेहतर तरीके से चल सकती हैं? देखिए मिश्रा जी, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का है विभाग तो आज भी बना हुआ है, उसको साथ 1-2 चीज़ें और विषय जोड़ दिए गए, लेकिन अलग सचिव बैठता है, उसका विभाग अलग है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर पिछले 20 साल से ये ढिढोरा पीटा जा रहा है, किससे रिसोर्स लेकर वो इकोनॉमी को ठीक किया जाए, ये हो नहीं पाया। तो देखिए जो समझदार आदमी या समझदार शासक उसको अगले आगे पीछे सोच कर देख कर फिर बात करना चाहिए। जब आपको पिछले 20 साल में ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिली और आप ज्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं ले पाए और न ले पाएंगे आप, आपके पास बेचने को बचा ही कितना है? आप अगर सब बेच दीजिएगा तो भी 2 डेढ़ 2 लाख करोड़ आप इकट्ठा कर पाएंगे, उससे आपका होगा क्या? कभी इन लोगों ने इस बात को कभी सोचा कि आखिर आप ये कह क्या रहे हो? देखिए मिश्रा जी, जो मेरा अनुभव है और जो मैंने जो कुछ समझा इतने लंबे समय में, वो ये कि आप जो रिसोर्सेज है अपना संपत्ति बेच कर कभी इकट्ठा नहीं कर पाए। कोई भी घर कभी अपना सोना और बर्तन बेच के नहीं चल पाया। उसी तरह कोई देश अपनी संपत्ति बेच के नहीं चल पाई। इस गलतफहमी को सरकार जितनी जल्दी दूर कर ले उतना ही अच्छा है। जो अर्थशास्त्री समझाते हैं वो उनकी दिक्कत ये है कि अर्थशास्त्र का जो बताने वाले लोग खुद कुछ किए नहीं रहते। वो ये थ्योरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क है। जो थ्योरी आप बताते हो उसकी प्रैक्टिकल क्या जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसकी क्या स्थितियां नीचे बनती, मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। आप कोई भी सरकारी तंत्र जो कॉरपोरेशन उसको आप बेचिए, जैसे ही ये प्राइवेट हाथों में जाएगा सबसे पहले अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए वो सारे वो काम करना शुरू करेगा जिससे उसका मुनाफा बढ़े। मुनाफा सबसे ज्यादा बढ़ता है कर्मचारी कम करने से, वर्कर कम करने से, उसको मैकेनाइज ज्यादा करने से, मशीनें ज्यादा लगाने से। आपने अगर 20-25 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा भी कर लिए, अब आपने किया क्या? हजारों लोगों को आप सड़क पे ला देंगे। उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो जीरो हो गई, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी गिर गई। इसके कॉन्सिक्वेंस, इसका जो प्रभाव है पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। इस बात को कैसे सत्ता में बैठे लोग अनदेखा कर देते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप एक तरफ तो कहते हो हम रोजगार पैदा करने के लिए उद्योग लगाएंगे और दूसरी तरफ अपने उद्योगों को बेचकर लोगों को बेरोजगार कर देते हो। देखिए, मैं कभी इसके पक्ष में नहीं हूं कि जो सरकारी तंत्र घाटे में रहे। मिश्रा जी, मेरा अनुभव है कि सरकारी तंत्र घाटे में से भ्रष्टाचार के कारण है और उस भ्रष्टाचार में हमारा राजनीतिक तंत्र और हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक तंत्र पूरी तरह शामिल है। जिस दिन ये हमारे नेता बेईमानी बंद कर देंगे, ये कॉरपोरेशन ठीक चलने लगेंगे। आप ये सोचिए, क्या रुपया प्राइवेट सेक्टर में अलग लगता है, हमारे यहाँ अलग? क्या नोट अलग छपती है? नहीं, वही नोट है। क्या आदमी अलग है? इसी देश से पैदा हुए, इसी विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए, इसी तरह ट्रेन हुए। तो फर्क क्या आ जाता है प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर? इसलिए क्योंकि सरकारी सेक्टर में नियत जो है वो खराब है। अपनी ही जिसे कहते हैं धरातल को खाने में लोग बैठे हैं। देखिए, बेईमानी के मामले में सरकारी तंत्र, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत से लोग इससे असहमत होंगे, सरकारी तंत्र प्राइवेट सेक्टर से बहुत अच्छा है। क्यों? ये सरकारी तंत्र बड़ा अकाउंटेबल सिस्टम है। उसके ऊपर पार्लियामेंट भी बैठी सवाल पूछने के लिए, प्रेस भी बैठा है उसकी टिप्पणी करने के लिए, आरटीआई लग गया,
उसके बाद लोगों को सरकार के MP MLA के रूप में शिकायत करने का मौका मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ उनके शेयर होल्डर की तरफ है, मतलब मुनाफा अकेला लेना उनका उद्देश्य है। तो जो हम लोग प्रश्न चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट करके कोई देश की इकोनॉमी ठीक होगी, तो मेरा साफ उत्तर है ये बिल्कुल गलत धारणा है और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और सरकार जितनी जल्दी इस रास्ते को छोड़ दे उतना अच्छा होगा। अब आप प्रश्न करेंगे कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट न करें तो पैसा कहाँ से आएगा। देखिए मिश्रा जी, जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स है, सॉवरेन गवर्नमेंट मतलब सर्व सत्ता संपन्न सरकारें हैं, उन्हें कभी रोना नहीं रोना चाहिए कि उनके पास पैसा नहीं। जिन सरकारों के पास नोट छापने की मशीन हो और नोट छापने की ताकत हो, उन्हें यह नहीं कहना चाहिए हमारे पास पैसा नहीं। ये आपकी अकुशलता है कि आपको समझ में नहीं आता कैसे किया जाए। देखिए दुनिया भर के जितने अर्थशास्त्री सारे नोबेल लॉरेट्स जिनको इस विषय पर सारा सम्मान मिला, एक बात हमेशा कहते हैं कि डेफिसिट इकोनॉमी कभी गलत नहीं होती अगर आप जो पैसा अतिरिक्त आप जो पैदा कर रहे हैं उस पैसे को आप सिर्फ प्रोडक्टिव असेट इकोनॉमी को बढ़ाने में लगाएं, खैरात बांटने में ना लगाएं। सरकारों की दिक्कत यह है कि इनका पहला काम रहता है कैसे चुनाव जीते, बस इसके लिए फ्री में पैसा देना। आप विश्वास मानिए जो भी खैरात दी जा रही वो खैरात से देश नहीं आगे बढ़ा। ये पिछले 50 साल का अनुभव हमें बता रहा है। हमने और उनके हमारे अपने देश में हमने और जिसे कहते हैं एक डिपेंडेंस पैदा कर दी। होना ये चाहिए था कि सारे के सारे सरकार की ताकत को उद्योग धंधे बढ़ाने, कृषि को बढ़ाने। आज देखिए किसान बैठे हैं इतने दिन से धरने पर, छोटी सी बात की मांग कर रहा, क्या गलत कह रहा है? भाई हमारे उपज का सही मूल्य दे दो। कौन सा उद्योग अपने उपज का सही, अपने पैदावार का, अपने प्रोडक्शन का सही मूल्य नहीं लेता? जो नहीं पाता वो तुरंत बंद करके भाग जाता है। किसान कहाँ भाग जाए, तो जमीन तो भागेगी नहीं। तो मिश्रा जी, सरकारों का ये कहना कि हमारे पास पैसा नहीं, निहायत मूर्खतापूर्ण ये वो जिसे कहते हैं उनका कथन है। यह प्रदर्शित करता है कि उन्हें सरकार चलाना नहीं आता। एक और बात काफी चर्चा में है कि बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो कि आए दिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हम कह सकते हैं कि एक तरह से जद में रहती हैं, उनके ऊपर जांच का हमेशा तलवार लटकती रहती है। इसके वजह से उनका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है। ये कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है और उनका कहना है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को जांच की तलवार से थोड़ा दूर रखना चाहिए, जिससे वो बेटर परफॉर्म कर सकें। उनको और मैंडेट दिया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय? मिश्रा जी, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और ये प्रश्न इसका उत्तर जनता जाने ये बड़ा अच्छा होगा। देखिए मैंने भी करीब 38 साल इस सरकार में सेवा की और मुझे आज तक कभी भी किसी जांच एजेंसी का कोई डर नहीं रहा। और ये जब कहते हैं लोग तो मुझे बहुत दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि जांच एजेंसियों के कारण सरकार में निर्णय नहीं लिया जा रहा। ये सरासर झूठ है, धोखा है, देश के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। मिश्रा जी, आप अगर अपनी सदनियत से और देश हित में कोई निर्णय लेते हैं, आपका कभी बाल बाका नहीं होगा। कोई जांच एजेंसी आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी और अगर जांच कभी हो भी गई तो आपका कुछ नहीं होना है। बैंकों के ऊपर जांच कस के होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इससे जांच का ड्रामा हो रहा है। कोई भी बैंक वाला अभी तक, बड़ा बैंक वाला जेल नहीं गया। देखिए मिश्रा जी, बैंक ऐसे नहीं लूट गए। इन्होंने सारे जो इनके ऊपर बैठे थे लोगों ने अपने पदों की लालच में या अपने चोरी करने में बैंकों को सत्यानाश कर दिया। राजनीतिक लोगों के टेलीफोन पर ऐसे ऐसे लोगों को लोन दिए गए जिनको नहीं मिलना चाहिए था। आपने लोन क्यों दिया? अब आप क्या चाहते हो कि आपकी जांच न की जाए? निशा जी, जांच को 10 गुना बढ़ाना चाहिए और जितने लोग हैं जिन्होंने गलत किया है उन्हें सब निकाल बाहर कर देना चाहिए। देश में आज तक ये माहौल बना नहीं कि गलत काम करने पर आपको दंड मिलेगा। ये बात एकदम झूठ है, ये बात एकदम धोखा है कि बैंकों के ऊपर से जांच का शिकंजा हटा दिया जाए।
या ब्यूरोक्रेसी, सरकारी तंत्र के ऊपर से जांच एजेंसियों का खौफ होने के कारण निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा झूठ, फरेब, धोखा नहीं हो सकता। जो सरकारें इसके दबाव में आकर निर्णय लेती हैं वो सरकारें देश का सत्यानाश करेंगी, मैं इतना कह सकता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में जी एक ही चीज तो है, वो अकाउंटेबिलिटी। और जब सरकारी बैंक हैं, सरकार का मतलब टैक्स पेयर का पैसा लगा है, तो उसके ऊपर सारी व्यवस्थाओं की आंख होनी तय है। प्राइवेट आदमी जो अपना पैसा लगाता है वो अपनी आंख 24 घंटे लगाए रखता है अपने पैसे के ऊपर। तो जब सरकार का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो उसको देखा नहीं जाएगा, आपको छूट दे दी जाएगी, आप जो चाहेंगे करेंगे। तो मिश्रा जी, आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है, ये झूठ है, ये धोखा है। अगर सरकार ये ऐसा कह रही है तो वो गलत कह रही है, और अगर बैंक या उद्योगपति कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। दिक्कत यह है कि जितने बैंकों ने गलत लोगों को लोन दिया, वो सब एमडी सीएमडी के कहने पर दिया, नीचे वालों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं। आपको उस संस्था में सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति पर अंकुश लगाना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। आज तक एक भी एमडी सीएमडी जेल नहीं गया, बाकी नीचे वालों को क्यों? मेहुल चौकसी में आप पंजाब नेशनल बैंक के नीचे के अधिकारी को जेल भेज रहे हो। अरे उसके मामले में सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन। मिश्रा जी, मैंने भी सरकारी नौकरी की है, मेरे नीचे क्या होता था मुझे पक पक का पता रहता था। कोई कर्मचारी गलती करके देख ले, आज नहीं तो कल मुझे पता लगेगा। मैंने कुछ कार्रवाई दी तो मेरी जिम्मेदारी है। मिश्रा जी, ये देश के साथ धोखा हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि ये नीचे वाले कुछ नहीं थे। और ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि जो सीएमडी एमडी जो हैं, जिनको आपने बनाया है, वो किसके कहने पे दे रहे थे ये सब, जरा जानकारी तो करिए। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी जांच एजेंसियां सभी जो हैं वो इतनी प्रभावित हैं सरकारों के तंत्र से, ये सारी समस्या की जड़ है। और बाकी जो ये कहना कि इनको मुक्त कर दिया जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरा मानना है कि इन पर और अंकुश लगाए जाने की और कड़ाई करने की जरूरत है, और शुरुआत होनी चाहिए ऊपर से। किसी भी व्यवस्था में, किसी भी संस्था में अगर भ्रष्टाचार हो जाए, सबसे पहले सीएमडी, चेयरमैन, एमडी की गर्दन साफ होनी चाहिए। किसी सरकारी विभाग में गड़बड़ हो तो जो सचिव बैठा है उसकी गर्दन साफ होनी चाहिए। किसी जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिलाधिकारी की गर्दन साफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चपरासी बाबुओं को, छोटे लोगों को पकड़ के आप अंदर करते हैं। एक और सुझाव देखने को मिला है, जो पिछले इकोनॉमिक एडवाइजर थे इसी सरकार में, अब तो नहीं है, उनका एक अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, लेख आया था, उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि जो मौजूदा सरकार है उसके फैसले तो अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर कमजोरी है। तो एग्जीक्यूशन बेहतर किया जाना चाहिए, गवर्नेंस पर ज्यादा ध्यान ध्यान दिया जाना चाहिए। कैबिनेट डिसीजंस तो अच्छे हैं, वेलफेयर स्कीम्स भी अच्छी हैं, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल तक ले जाने के जो मैकेनिज्म है वो कमजोर है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे पिछले यूपीए सरकार पर आरोप लगते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस था, डिसीजन नहीं लिए जाते थे, इस सरकार में डिसीजन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के मोर्चे पर कहीं न कहीं कमजोरी है। आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि एग्जीक्यूशन में मौजूदा सरकार कमजोर है? मिश्रा जी, दोनों चीजें एक है। निर्णय लेना और एग्जीक्यूशन कराना एक सिक्के के दो पार्ट है। यह देश पुअर एग्जीक्यूशन, खराब उसके इम्प्लीमेंटेशन से सफर कर रहा है। और मिश्रा जी, इस प्रश्न पर जरा जाइए कि ये एग्जीक्यूशन खराब होता क्यों? ये इसका सीधा साधा कारण है कि भ्रष्टाचार हमारे तंत्र में नीचे से ऊपर तक एकदम जैसे कि लबालब भरा हुआ है। कौन किसको बोले? अधिकांश लोग तो चोरी में लगे हुए हैं, अधिकांश लोग तो अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, और शुरुआत इसकी ऊपर से होती है, राजनीतिक नेतृत्व से। भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व के रहते देश में, किसी देश में, आप इतिहास उठा के देख ले, जब राजा बेईमान हुआ या राजनीतिक तंत्र ऊपर का जो वो है तंत्र बेईमान हुआ, सारा देश दरिद्र हो जाता है। वो सारी इस बात को लोग या तो चर्चा में नहीं लाते या समझने की कोशिश नहीं करते। सारा प्रश्न नियत का है। अगर आपकी नियत खराब है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। किसने मना किया है आपको बेईमान लोगों को पनिश करने के लिए? बैंकों के बारे में आप पिछले 7 साल से सुन रहे हैं कि हम ये ठीक कर रहे हैं, ठीक है। एक चेयरमैन, एक एमडी आज तक जेल गया नहीं? सबको पता है। मैं आपको बता दूं किस बैंक का कौन सीएमडी जेल जाना चाहिए। क्यों?
बड़ी सिंपल बात है, जिस बैंक से जितने ज्यादा एनपीए हुए तो उस साल के एमडी को उठा के जेल में भेज दो। आगे से कोई एमडी और कोई चेयरमैन बेईमानी का नहीं करेगा, गलत लोन नहीं देगा। अगर कभी उनको वित्त मंत्री या किसी ने फोन किया कि दे दो, कहा साहब जेल नहीं जाएंगे हम। लेकिन यहाँ तो खुली छूट है। फिर आप कहते हो बैंक का हम ठीक कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं आप? पब्लिक का पैसा लगाना, इसको ठीक करना कहते हैं। आपने कभी किसी को दंडित किया? क्यों? क्योंकि आप खुद ही करने लगते हो। सत्ता में बैठते लोग भूल जाते हैं कि आप वहां के ट्रस्टी हैं, आप वहां के राजा नहीं। देखिए लोकतंत्र में मिश्रा जी अधिकार, जैसे लोग कहते हैं बड़ा पावरफुल है, मैं हमेशा इस बात को नहीं समझ पाया कि आखिर प्रधानमंत्री पावरफुल कैसे हो सकता है, मंत्री पावरफुल कैसे होता है। सारी पावर तो कानून की है। मैं पावरफुल हूंगा तो मैं आपका एक रत्ती भी भला नहीं कर सकता। क्यों? भला करने में मुझे कानून तोड़ना पड़ेगा। अच्छा काम करने के लिए सिर्फ कानून का पालन कराने के लिए नियत से काम करने की ताकत होती है। उस ताकत को कोई ताकत ही नहीं मानता। ताकत तो तब है जब मेरे फोन पर सैकड़ों करोड़ का लोन मिल जाए, मेरे फोन पर शेयर जो है बेच दिए जाएं सस्ते औने पौने दाम पे, तब कहते साहब बड़ा पावरफुल है। ये तो जो चाहता करता है। मिर्जा जी ये कंफ्यूजन जो है कि हमारे देश में ताकत हमेशा कानून की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का राज है। इस बात को हमारे देश का जो राजनीतिक तंत्र है वो समझने की तैयारी नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी समझने को तैयारी नहीं कि तुम्हारे यहाँ किसी की ताकत तो हो ही नहीं सकती, कि ताकत तो सिर्फ कानून की है। मिश्रा जी इस बात को मैं अपने सर्विस के बहुत शुरुआती दिनों से उठा रहा हूँ कि ताकत आपकी तो है ही नहीं। नीति बनाते हो एक, और नीति की एकदम विपरीत काम करने लगते हो, आदेश देने लगते हो। उसको आदेश को मना किया, कहते हैं अरे भाई ये मेरे कहने पर नहीं होगा। मैं एक प्रधानमंत्री को उदाहरण दूं। एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी को एक्सटेंशन दे दिया, आईएएस अधिकारी को, जिसके खिलाफ उन्होंने ही सीबीआई जांच कराई थी। मैं उस समय देश का वो जो आईएएस एसोसिएशन का सेक्रेटरी था सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैंने लिखा कि भाई आप ये कैसे कर सकते हैं? तो उनका उत्तर क्या था? मैं प्रधानमंत्रियों के एक्सटेंशन नहीं दे सकता। मुझे उसी समझ में आ गया। ये समझ ही नहीं पाए ये कर क्या रहे। इनकी ताकत थोड़ी थी, इनके घर से थोड़ी लाए थे ये ताकत तो कानून की थी। उसी कानून के तहत आप एक तरफ तो उसी अधिकारी की सीबीआई जांच कर रहे हो, दूसरी उसकी एक्सटेंशन दे, कहते हो मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो दूंगा। इसी भावना ने, इसी गैरनार समझी ने, इसी बदनीयत ने मिश्रा जी हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया। नहीं तो इस देश को गरीब कोई रख नहीं सकता था। इसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। ये या तो इनकी अज्ञानता है या इनकी बदनीति है कि ये इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि हमारे तो देश का खजाना खाली है। पंडित जी आखिरी सवाल आपसे, जो आने वाला बजट है उसमें आप इस बात के पक्षधर हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही थी बीपीएल के लिए या समाज के वंचित वर्ग के लिए, उसको और एग्रेसिव तरीके से जारी रखना चाहिए मिश्रा और जी, सब्सिडी भी जारी रखना चाहिए? मिश्रा जी जब तक आप देश के लोगों की हालत न सुधारे तब तक उन्हें मरने तो न दे कम से कम। तो आपको बिल्कुल जारी रखना चाहिए, उसको बढ़ा देना चाहिए। जो रेट, मैं आपको उदाहरण दूंगा। देखिए ऐसा है कि जो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो बीपीएल का हो, जो रेट आपने आज से 10 साल पहले निर्धारित की थी, उसमें आपने जो बढ़ोतरी की है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो जरा इस बात को रियलिस्टिक देखिए कि आपने ही देखिए इन जो इतनी बड़ी भीड़ 30-40 करोड़ लोगों की, आपने गरीबों की जो अपने देश को रख रखी है, वो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन? आप ही लोग तो है जिम्मेदार। आप ही के हाथ में तो सारी ताकत थी कि इनकी जीवन स्तर को सुधारें। आपने तो किया नहीं। आप तो सुधारते रहे बड़े बड़े लोगों के जीवन स्तर को, उनके लिए बैंक के लोन खुले रहे। आप जरा बैंक में जाकर 5,000 का लोन देके दिखा दीजिए, आपकी नानी याद आ जाएगी। और यहाँ देखिए एक एक टेलीफोन करके हजारों हजार करोड़ का वो लोन हो जाता है और लेके भाग भी जाते हैं। तो मिश्रा जी बिल्कुल जारी रखना चाहिए। इसको लोग कहते हैं ये लेफ्ट की सोच है। अरे ये लेफ्ट राइट होता क्या है? ये लेफ्टिस्ट राइट, अरे लोगों के भला करना ही आपका काम है। सत्ता में आप बैठे हो लोगों भले के लिए। वो पॉलिसी लेफ्ट का चस्पा लगा दो, राइट का लगा दो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप देश को दरिद्र बनाए रखो, उसके बाद उनको 100-100 200 रुपए की दे दो, आप लेफ्ट हो जाते हो। मिश्रा जी इस देश को बर्बाद करने में लेफ्ट उतना ही जिम्मेदार है जितना ये राइट। बंगाल में जहां पर इनकी इतनी लंबी सरकारें थी, सबसे दरिद्र प्रदेश है, आप कर क्या रहे थे?
आप कौन सा वो दिखा रहे थे, आप वेलफेयर स्कीम चला रहे थे आप? क्या आपने पूरे के पूरे प्रदेश को एकदम बर्बाद करके रख रखा है? जो वहाँ के डेटा सबसे पीछे रहते हैं, ये कौन सा लेफ्ट, ये कौन सा राइट? मिश्रा जी, जो इज्म है, ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, उनका बेवकूफ बना के उनका वोट लेने के लिए किया जाता है। करना धरना कुछ है, जो सरकारें आ जाए करती वही है। लेफ्ट के सहयोग से चलने वाली यूपीए सरकार भी डकैती कर रही थी, जो नहीं उनके समर्थन वो भी वही कर रही है। सारा देश 2G और कोल में लूट किसके समय में रहा था? आप बताइए, किसके समय में लूट रहा था? लेफ्ट का समर्थन था। तो मिश्रा जी, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सब क्यों बेवकूफ बनाते हो? जब मौका मिला तो आपने क्या लोगों की स्थिति सुधारी, बदल के रख दिया? मिश्रा जी, मेरा ये भी कहना है कि अगर आप अक्षम हैं तो आप उन कुर्सियों पे बैठते क्यों हैं जब आपकी बस का नहीं? मजा करने के लिए? ये कुर्सियां आपके ऐश करने के लिए बनी है। ये कुर्सियां जनता ने अपना अधिकार छोड़कर आपको रूलर बनाया था, अपने लिए बनाया था, आपके लिए नहीं बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।